चलिए जी, कल से जो आगे बचा हुआ क्वेश्चन बैंक है पहले उसको फिनिश करते हैं, देन वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। क्वेश्चन में आई थिंक यहीं से चालू करना है अपने को। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. दर्शित है ना, क्वेश्चन पढ़ना चालू कर। Amit and Ajay started the business of wholesale trading of sugar. For this purpose, they contributed rupees 3 lakh and 1 lakh respectively. Partnership deed was perfectly prepared, but clause regarding share of profit was not mentioned in the deed. Due to the heavy rain, stock of sugar was spoiled, and the firm incurred the loss of rupees 60,000. Amit asked Ajay to contribute equally to the loss, but Ajay agreed to the contribution only 25% to the loss, that is, in the ratio of the capital contribution. Referring to the provisions of the Indian Partnership Act 1932, how much to be contributed by Ajay to the firm's loss? देखो, क्वेश्चन क्या है कि सर है ना, दो पार्टनर्स थे, दोनों ने, एक ने 3 लाख की कैपिटल कंट्रीब्यूट की और एक ने 1 लाख की कैपिटल कंट्रीब्यूट की। अब किसी कारणवश फर्म में लॉसेस हो गए, तो अब एक पार्टनर तो बोल रहा है कि है ना, चलो 50-50 के रेशियो में अपन जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं वो शेयर करते हैं। और दूसरा बोलता है नहीं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में होगा। तो या तो आप अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से बता दीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग। यदि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया है इन योर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देन इट विल बी इक्वल अमंगस्ट दी पार्टनर्स। भले ही उन्होंने कैपिटल किसी भी रेशियो में कंट्रीब्यूट करी हो, उनका प्रॉफिट इक्वल रहने वाला है। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं तो 50-50 का रेशियो रहने वाला है। ठीक है सर, जहां तक लॉस की बात है, वो भी या तो आप लॉस मेंशन कर दो यहाँ पर। ठीक है, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये रहेगा, लेकिन लॉस शेयरिंग रेशियो अलग भी हो सकता है यदि आप चाहें तो। ठीक है, और यदि आपने कोई, मतलब है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया है, तो सर जो आपका इक्वल, मतलब जो आपका लॉस भी उसी रेशियो में बरोबर बरोबर शेयर होगा। यदि आपको अलग तरीके से करवाना है तो आपको वो मेंशन करना रहेगा। नटशेल में निकल के क्या बात आती है कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो मेंशन कर दो सर, लॉस शेयरिंग रेशियो भी ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लॉस शेयरिंग रेशियो भी ऑटोमेटिकली वही बन जाता है। लेकिन यदि आपने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो सर चूंकि ये ऑटोमेटिकली सब में इक्वल हो जाएगा तो ये भी इक्वल हो जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी थ्योरी है। तो सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो कोई काम का नहीं है। तो भले ही 4 लाख रुपए, 3 लाख एक ने और 1 लाख एक ने, तो ये बोलता है नहीं मैं तो 25% तक ही लॉस शेयर करूंगा। भैया ऐसा नहीं होता है, बरोबर बरोबर प्रॉफिट और बरोबर बरोबर लॉस, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है। इसलिए देख लो क्या लिखा हुआ है। Partnership deed was perfectly prepared, but clause regarding share of profit was not mentioned in the deed। तो इसका मतलब है लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, और लॉस शेयरिंग रेशियो भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पढ़ने की जरूरत है क्या? पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि सर ये अपन ने कर लिया है, ये एक्चुअली में आरटीपी में या एमटीपी में, आरटीपी में रिपीट कर दिया है पुराने क्वेश्चन को जो अपन ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ, पढ़ रही Partners in a firm may be classified into various types based on the extent of their liability. Describe the following: first, dormant partner; second, nominal partner; third, partners in profit only; and fourth, so scroll करो ना थोड़ा. पार्टनर बाय होल्डिंग Partners आउट। by holding out. ठीक है, तो सर आप, सर अलग अलग तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी। हाँ हम कर सकते हैं कि सर पार्टनर इन प्रॉफिट्स तो केवल प्रॉफिट्स के लिए वाले ट्रांजैक्शन के लिए लायबल रहेंगे। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर को प्रॉफिट में कोई शेयरिंग होता ही नहीं है। लेकिन सर इस दौरान पार्टनरशिप में रहने के दौरान इन्होंने कोई भी काम कर दिया, तो सर उन सब सारे काम, मतलब पार्टनरशिप ने जो भी काम कर दिया इनके फर्म में रहते हुए, उन सारे कामों के लिए थर्ड पार्टीज इनको रेस्पॉन्सिबल बना सकती है। ठीक है, डॉर्मेंट पार्टनर एंड एक्टिव, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग को डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं अपन। तो सर डॉर्मेंट पार्टनर जो है,
सर भले ही सोता रहता हो, फर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता हो, लेकिन सर फर्म के द्वारा किए गए सारे कामों के लिए ये इसको भी रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या ईस्टॉपल आपको पता है, तो चारों को समझाना है आपको। ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है, एक्टिव पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, एक बार पढ़ना है इसको, चारों को पढ़। Sleeping or dormant partner, it is a person who is a partner by agreement and who does not actively take part in the conduct of partnership business. They share profits and losses and are liable to the third parties for all the acts of the firm. They are, however, not required to give public notice of their retirement from the firm. देखो, आपको पूछा है कि पार्टनर्स को लाइबिलिटी के एक्सटेंट पे, तो सर आपको डिफाइन करने के बाद में इनकी लाइबिलिटी किस एक्सटेंट तक है वो भी बतानी है। ठीक है, तो आपने बता दिया कौन होते हैं, उसके बाद में आपने बता दिया दे आर लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, पब्लिक नोटिस का कोई देने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है, नहीं, इसलिए जब ये रिटायर करेंगे तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव पार्टनर को तो देने की जरूरत होती है। तो जब एक्टिव पार्टनर को देने की जरूरत होती है, उसने रिटायरमेंट के टाइम पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो उसका रिपरकशन क्या आने वाला है? रिपरकशन ये आएगा कि सर फर्म के द्वारा भविष्य में किए गए सारे कामों के लिए वो वैसे ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा जैसे कि अभी तक वो पार्टनर है। ये उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी फिर आने वाले टाइम के लिए। तो फिर यदि एक्टिव पार्टनर के बारे में पूछा जाता है तो फिर ये पॉइंट ऐसे इस तरीके से कवर करते हैं। नॉमिनल पार्टनर पढ़ना। Nominal partner, a person who lends his name to the firm without having any real interest in it, it is called a nominal partner. He is not entitled to the share of the profit of the firm, neither he invests in the firm or nor he takes parts in the conduct of the business. He is, however, liable to the third parties for the all acts of the firm. सर कोई बस नाम देते हैं अपने, रतन टाटा जी हैं ये, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन टिल ही इज अ पार्टनर। ठीक है, टिल ही इज गिवन हिज नेम इनटू द पार्टनरशिप एज अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, सर केवल ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस, इज नोन एज पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसमें खतरनाक बात क्या है ये मैंने आपको बाद में बताई थी। एंड इज ऑल्सो लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। यानी कि ये एक मिस्टर एक्स है, ये इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है। यानी कि इन 3 ट्रांजैक्शंस में तो हुए हैं प्रॉफिट, और इन 2 ट्रांजैक्शंस में हुए लॉस। तो सर ये केवल इन 3 ट्रांजैक्शंस में अपनी प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांगेंगे, लॉसेस के लिए तो इन्होंने वैसे ही मना कर दिया है। तो सर ये तो हो गई अंदरूनी बात प्रॉफिट शेयरिंग की पार्टनर्स के बीच में, एक्स वाई जेड के बीच में। लेकिन सर क्या ये हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो प्रॉफिट वाला है चाहे वो लॉस वाला है, थर्ड पार्टी मिस्टर ए इनको रेस्पॉन्सिबल हर ट्रांजैक्शन के लिए बना सकती है क्या? लॉसेस वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी बना सकती है क्या? नहीं, ये आउटसाइडर के लिए भी केवल, सर ही कैन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल इधर इन 3 ट्रांजैक्शंस में कल को कोई लाइबिलिटी या गड़बड़ हो जाती है तो इन 3 ट्रांजैक्शंस में से के लिए ही ये थर्ड पार्टीज को लायबल रहेंगे। देख लो, he is and only liable to the third parties for all the acts of profits only। उनसे रिलेटेड भविष्य में कोई लाइबिलिटी आ जाती है तो ही ये प्रॉफिट्स वाले एक्ट्स के लिए लायबल, उस ट्रांजैक्शन के लिए लायबल रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और पार्टनर बाय ईस्टॉपर बाय होल्डिंग आउट आपको पता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में अपन ने खत्म कर लिया अपना क्वेश्चन बैंक फॉर दी चैप्टर 1। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, या कुछ समझ में नहीं आया हो, ऐसा नहीं है, सब समझ में आ गया सबको चैप्टर 1 में? बोलो यस और नो, चैप्टर 1 में सबको सब कुछ समझ में आ गया? दर्शित अग्रवाल बोल। सर माइनर्स के क्वेश्चंस वो नहीं आए. माइनर्स के क्वेश्चंस एक्चुअल में क्या है, माइनर इज कवर्ड अंडर चैप्टर नंबर, आए हैं वैसे तो 1 2 क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में कवर किया हुआ है इन योर मॉड्यूल, तो हो सकता है वहां पर मिल जाए, कवर अप कर दिए होंगे मैंने, इसलिए तू चिंता मत कर। माइनर के क्वेश्चन वैसे थोड़े बहुत डाले हैं मैंने। चलिए, हाँ भाई, सुहान गोयल कहाँ है? यस सर। समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर। तो वीडियो ऑन क्यों नहीं है तेरा?
हाँ, एक सेकंड सर। जश शाह, विदुष मोदी, सुन के ऑन करते हो? हम्म। अरे जश शाह कहाँ चला गया? जश शाह, फाउंडेशन देना है या नहीं देना है इस बार? सर देना है। तो ये क्या हरकतें हो रही है? तीन तीन बार बोल रहा हूँ मैं, तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। सर मेरा इधर एक्चुअली मैं कैमरा भी इसलिए ऑफ रखा हूँ क्योंकि मेरा इधर इंटरनेट भी काट हो रहा है। अरे यार, ऐसा कैसे? तो वाईफाई से चलाया करना। और सर आपने देखा होगा तो फिर मैं स्टार्टिंग में भी लीव हो गया था। तो वाईफाई से क्यों नहीं डेटा पे चलाता हूँ है? इसलिए। क्या सर? वाईफाई से क्यों नहीं कनेक्ट होता है? और वाईफाई नहीं है ना, इसलिए डेटा पे हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया। क्या समझ लिया इंट्रोडक्शन में अपन ने? कि सर, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन कर ली। उसी डेफिनेशन में से ही अपन ने पार्टनरशिप के कंपोनेंट्स निकाले। अपन ने ये निकाला कि कौन कौन पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है, कौन कौन पार्टनर हो सकता है। अपन ने ये भी समझा कि एचयूएफ जैसे सेटअप को पार्टनरशिप नहीं मानना चाहिए। अपन ने ये भी समझा कि एक पार्टनरशिप में दो अलग अलग पार्टनरशिप मिलके एक नई पार्टनरशिप नहीं खोल सकती हैं, इनके इंडिविजुअल पार्टनर्स मिलके खोल सकते हैं। मेन अपन ने टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप समझा। समझा या नहीं समझा? यस सर। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यस। कि सर तीन चीजों से, एक तो सेक्शन 6 से कि सर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा कि सर एक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, और तीसरा कि सर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए। सर ये तीन असेंशियल बातें तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा दो और बातें कि सर बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए। ये भी समझा असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में। पर सर, केडी कामत केस से हमने ये समझा कि सर ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं समझने के लिए। ये वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, पर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ये कार्डिनल टेस्ट है ऑफ द पार्टनरशिप। हर पार्टनर दूसरे को रिप्रेजेंट करके उसको बाइंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर्स। ठीक है, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप समझा। अपन ने और क्या समझा? कि सर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स समझा, कि कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं। इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, पार्टनर बाय ईस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर फॉर नेम ओनली, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। ठीक है, डॉर्मेंट पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ऑस्टेंसिबल पार्टनर कौन होता है देवांश? एक्टिव पार्टनर होता है। बिल्कुल सही। बजाज साहब की हेडलाइट बिल्कुल सही टाइम पे चल जाती है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। फिर अपन ने क्या किया कि सर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप समझा। ठीक है, सब पार्टनरशिप समझा। उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में जनरल पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन। ठीक है, ये सब चीजें समझी। ठीक है, माइनर का भी कंसेप्ट मैंने आपको यही समझा दिया था। पेट क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनर्स के। आइए, अब पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा चलता है, इस पे थोड़ा सा अपन अध्ययन करेंगे। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स या म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया भाई देवांश? हाँ सर। म्यूचुअल हाँ रिलेशंस ऑफ हाँ हाँ, पढ़ partners. लो, पढ़, दर्शित पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, तू पढ़ ले। Mutual relations of partners in a firm are governed by their respective rights and duties. The rights and duties of the partners are usually determined by a contract among them. Such contract may be expressed and may be implied by a course of dealing. However, this rule is subject to the provisions of the Partnership Act. Contract may be varied by the consent of all partners, and such consent may be expressed or implied by the course of dealing. देखो क्या बोल रहा है ये। पार्टनर्स के आपस का रिलेशनशिप, 1 2 3 4, चार पार्टनर्स हैं, उनका आपस का रिलेशनशिप किससे गवर्न होगा? अपन सब जानते हैं पार्टनर्स में क्या बनता है, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उससे गवर्न होगा या नहीं होगा? यस सर। अब
क्यों बोलते हैं कि पार्टनरशिप बहुत फ्लेक्सिबल मोड है धंधे को चलाने का इन कंपैरिजन टू अ कंपनी? क्योंकि इस एग्रीमेंट में क्या लिखना है ये पार्टनर्स खुद डिसाइड करते हैं ना, कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा होगा, ये एक्टिव पार्टनर होगा, ये स्लीपिंग पार्टनर होगा, लॉस बियरिंग रेशियो क्या होगा, किसी को पार्टनर को उठा के बाहर फेंकना है तो कैसे फेंकेंगे, यदि किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट भी लेना है या सैलरी लेनी है किसी पार्टनर को, तो पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करना खुद पार्टनर्स के हाथ में होता है। इसलिए वो कैसी भी पार्टनरशिप डीड चाहे वो ड्राफ्ट कर सकते हैं कानून के दायरे में रहते हुए। हाँ, ऐसा नहीं ड्राफ्ट करेंगे हमारा बिजनेस होगा चरस और गांजा डील में डील करना है, ऐसे नहीं कर लेना। कानून के दायरे में रहते हुए अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना। जबकि कंपनी में क्या होता है कि सर कंपनी में तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बना दिए और कंपनीज एक्ट है, ये बड़े ही सख्त होते हैं, इनके इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना आपके खुद के हाथ में होता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। तो सर पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप कहाँ से गवर्न होगा? कि सर इन्होंने जो आपस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप गवर्न होगा, वही गवर्न करेगा। नंबर वन, सर ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है? ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मीन्स इन वर्ड्स, आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। बताया था ना, जब आप अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर लेते हैं किसी को, तो उसके लिए शब्दों की जरूरत लगती है या नहीं लगती है? चाहे आप कह के करें, चाहे आप लिख के करें। एक बार सुहान गोयल को अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने का बड़ा मन हो गया, इसके साथ में कोई पढ़ती थी उसको, तो इसने क्या किया, ये बेचारा नया नया खिलाड़ी, इसने क्या अपनी भावनाएं राइटिंग में एक्सप्रेस कर दी। अब वो जो राइटिंग में एक्सप्रेस की हुई थी, वो जिसको भावना एक्सप्रेस करनी थी, वो खत उसके पिताजी के हाथ लग गया। तो पता पड़ा कि सर जूते पड़ गए, क्योंकि सबूत आ गया ना राइटिंग में, इसलिए। तो इस उस दिन इसने सीखा कि भावनाएं एक्सप्रेस करनी है तो ओरल में भी करी जा सकती है, उधर कोई सबूत नहीं छूटता है, जिसको कहना है उसको कह दिया, काम खत्म। ठीक है, जूते नहीं पड़ते हैं इधर या कम पड़ते हैं। तो सर ओरल बात ये नहीं है, बात ये आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट आर दोज एग्रीमेंट्स विच आर स्पेसिफिकली मेड यूजिंग वर्ड्स। वर्ड्स को आप ओरल में भी और राइटिंग में भी काम ले सकते हो। तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट तो दोनों तरीके से बनते हैं। हाँ, ओरल वाले को प्रूव करना डिफिकल्ट रहता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, पर हम प्रूफ में नहीं जाएंगे, वो लॉयर का काम है। ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो समझ लिया, चाहे पार्टनरशिप डीड बना ली इन राइटिंग, चाहे ओरल में बना लिया, दोनों ही पार्टनरशिप है। सर इम्प्लाइड में कैसे? कि सर ये दो दोस्त हैं, एक तो देवांश है और एक दर्शित है, ये दोनों मिलके है ना, दोनों साथ में मिलके कुछ आइटम्स मार्केट से परचेज करते थे। कोई एक मार्केट में बेचने चला जाता था, कोई दूसरे मार्केट में बेचने चला जाता था, दोनों प्रॉफिट कमा लेते थे, एंड में दोनों जो भी प्रॉफिट आता था उसका 50-50 कर लेते थे। तो इन्होंने कोई ओरल या रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं बनाया, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी है कि इन्होंने हरकतों से प्रूव कर दिया कि इनके बीच में पार्टनरशिप है। तो ये इम्प्लाइड तरीके से पार्टनरशिप में आ गए हैं। इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट्स विच आर मेड विदाउट यूजिंग वर्ड्स। तो फिर सर शब्द इस्तेमाल नहीं लिया तो कैसे? कि थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इन्होंने काम सारे वही कर लिए, वैसे ही कर लिए जैसे कि कोई पार्टनरशिप चल। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो सर ये लोग कैसे डील कर रहे हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप उनके एग्रीमेंट से निकलता है। एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, एग्रीमेंट इम्प्लाइड वे में भी हो सकता है। यस सर, इतना समझ में आ गया? यस सर। आगे, नाउ क्या सर एक बार पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन गया तो क्या वो लोग उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं? मान लो पार्टनर नंबर 1 2 3 और 4, 4 जन थे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन गया एक बार, तो क्या ये लोग उसको चेंज नहीं कर सकते? सर चेंज हो सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यदि 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 सर एक एक पार्टनर यानी कि सारे पार्टनर्स ने उस चेंज के लिए एग्री किया हो, तो वो चेंज एप्लीकेबल होगा। यदि एक भी अड़ गया तो वो चेंज एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस हो सकते हैं, बशर्ते
कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरीड, वेरीड का मतलब होता है वेरिएशन करना, चेंज करना। कैसे? बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। सर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज करने की कंसेंट भी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। कि सर इम्प्लाइड कैसे हो सकती है? कि सर ऐसे, मान लो शुरुआत में चारों पार्टनर्स सारे के सारे एक्टिव पार्टनर्स थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 25-25-25-25 था। ठीक है सर। बाद में क्या हुआ, ये दो जने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे पर्सनल कामों की वजह से या पर्सनल धंधे की वजह से, तो इन्होंने कहा यार हम है ना स्लीपिंग पार्टनर बन जाते हैं, तुम दोनों एक्टिव पार्टनर हो जाओ। तो ऐसा 1 साल निकल गया। ओके सर। तो सर अब इन दोनों ने क्या कहा कि देखो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, तुम्हारा कर देते हैं 20-20 और हमारा कर देते हैं 30-30, क्योंकि हम लोग काम किए हैं, तुम लोग ने काम नहीं किए। ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसा बोला नहीं। जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग का टाइम आया ना साल के अंत में, इन दोनों ने 30 ले लिया, इन दोनों ने 20 ले लिया। किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि मन में सब समझते थे हमने काम नहीं किया और हमने काम किया है, इसलिए किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया। तो बोल के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज नहीं किया बॉस। चेंज कैसे किया? हरकतों से कर लिया, बिना बोले हाँ ठीक है, ठीक है हमको 30 मिल रहा है, तुमको 20 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इम्प्लाइड वे में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी चेंज हो सकता है थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। समझ में आ गया? तो मेन बात क्या निकल के आई? सर पार्टनर्स के आपस का जो रिलेशनशिप है वो कहाँ से गवर्न होता है? सर उनके बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनता है उससे गवर्न होता है। इज इट क्लियर? यस सर। आ जाओ। अपन अब क्या देखेंगे? राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स देखेंगे, फिर उसके बाद में ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स देखेंगे। बहुत अच्छी है ये, समझने वाली चीज है। राइट्स क्या क्या होते हैं एक पार्टनर्स के और ड्यूटीज क्या क्या होती हैं एक पार्टनर्स की इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहला राइट चालू करते हैं, राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स। फर्स्ट इज राइट, इट इज द राइट ऑफ एवरी पार्टनर टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। कैसे? कि सर ये हर पार्टनर का अधिकार है कि वो बिजनेस में, जो भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है उसमें पार्ट ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस ही इज, मान लो कोई अदरवाइज पार्टनर नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर ये डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर है, तो क्या कभी स्लीपिंग पार्टनर एक्टिवली धंधे को मैनेज करने में पार्ट लेता है? नहीं सर। तो यदि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो नहीं लेगा, अदरवाइज हर पार्टनर फर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, फर्म के लिए धंधे में पार्ट ले सकता है। ठीक है, पढ़ गई इसको फर्स्ट पॉइंट। दर्शित। Right to take part in business, subject contract between the partners. Every partner has a right to take part in the conduct of the business. Therefore, no partner can prevent the other partner from participating in the conduct of partnership business. If any partner is wrongfully prevented or deprived of this right, he has remedies against the partners so preventing. देखो क्या पॉइंट बोल रहा है, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में यदि अदरवाइज लिखा हुआ हो तो वैसा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होएगा? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर का राइट होता है। हाँ कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में लिख दिया कि ये स्लीपिंग पार्टनर है, नहीं लेंगे तो वो नहीं लेगा भाई, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है। तो सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। देयरफॉर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकता, नहीं प्रिवेंट कर सकता। आगे बढ़ गई। But normally, all partners do not take part in the conduct of the business of the firm. Therefore, the partnership deed usually provides for exclusion of this right in the case of such partners. स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। नॉर्मली सारे पार्टनर्स काम करते भी हैं और नॉर्मली भी है कि कुछ जने एक्टिव हो जाते हैं, कुछ स्लीपिंग हो जाते हैं। तो सर बट नॉर्मली ऑल द पार्टनर्स डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, बिकॉज सम आर स्लीपिंग, सम आर नॉमिनल, इस तरीके से। देयरफॉर पार्टनरशिप डीड में एक्सक्लूजन क्लॉज भी कि ये नहीं करेंगे स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा दिया होगा, आता है तुमको। सेकेंड इज राइट टू बी कंसल्टेड। पर इसको फिर समझाता हूँ। Right,
Right to be consulted. Every partner has a right to be consulted on all important matters connected with the business of the firm. Every partner has right to express his opinion before the matter is decided. आगे भी पढ़। If difference arises as to ordinary matters, it shall be decided by a majority of partners where the difference arises as to change in the nature of business. It cannot be decided without the consent of all the partners. देखो, पार्टनरशिप फर्म में यदि किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई इंपॉर्टेंट मैटर को लेके कोई बात पे डिसीजन लेना है, तो हर पार्टनर का राइट है कि उसकी राय जानी जाए, उससे भी कंसल्ट किया जाए। मतलब पार्टनरशिप में जो भी हो रहा है उसके लिए 1 2 और 3 मिलके डिसाइड कर ले रहे हैं, 4 को पूछते भी नहीं है कि ऐसा होगा। इसका भी तो अधिकार है, ये भी तो कंसल्ट कर सकता है इन बाकी लोगों को कि भैया मेरी भी तो राय है, मेरी भी राय लो मेरे। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं सर कि सर ऑर्डिनरी मैटर्स हैं, उनमें तो सर वैसे तो सबसे ही कंसल्ट किया जाएगा चारों पार्टनर्स से, लेकिन यदि मतभेद हैं तो सर यहाँ पर मेजॉरिटी वाला जो रूल होता है ना, उससे भी काम किया जा सकता है। जैसे कि मतलब एक फर्म को सप्लाई करता है रॉ मटेरियल एक वेंडर, दो वेंडर्स हैं, वेंडर नंबर 1 और वेंडर नंबर 2। ये तीन पार्टनर्स बोल रहे हैं कि यार अपने को वेंडर नंबर 1 से माल इसलिए नहीं लेना चाहिए, उसका माल में गंदगी बहुत आती है। जबकि ये एक पार्टनर बोल रहा है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो सर ये बहुत छोटी बात है, नॉर्मल बात है फर्म के बिजनेस को लेके। यहाँ पर मेजोरिटी से भी डिसीजन लिया जा सकता है, नहीं यार हम लोग वेंडर नंबर 1 को ब्लैकलिस्ट करेंगे, उससे नहीं लेंगे, माल खराब आता है, मशीनें खराब हो जाती हैं, ऑर्डिनरी मैटर्स। बट इफ देयर आर सम स्पेशल और वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स, उसमें ये मेजोरिटी वाला रूल काम न करेगा। उसमें ऑल, मेजॉरिटी नहीं, ऑल 100% लोगों को हाँ बोलना होगा, तभी वो काम होगा। कैसे? कि सर फर्म अपना बिजनेस चेंज करना चाह रही है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि है ना, इसमें सारे लोगों की हाँ चाहिए, इसमें मेजॉरिटी वाला रूल नहीं लग सकता। या फिर फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर घुसाने की बात हो रही है, तो सर क्या वो बिना सारे पार्टनर्स की सहमति से घुसा लेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, यहाँ मेजॉरिटी वाला रूल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आइए। इफ डिफरेंस arises as to ordinary matters, it shall be decided by a majority of partners, where difference is as to major things like change in nature of business, admission of a new partner, it cannot be decided without the consent of all the partners. So two rights अभी तक पढ़े: right to take part in business, right to be consulted. Point number 3, Right to access the books. Every partner has a right to have access to and to inspect and copy any of the books of the firm. He can exercise the right either personally or through his agent. This right, however, must be exercised bona fide. जब अपन माइनर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो माइनर का भी तो राइट था कि वो भी इंस्पेक्ट कर सकता था और कॉपी कर सकता था बुक्स को। कौन सी बुक्स को? कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, सारी बुक्स को नहीं कर सकता था। जबकि एक नॉर्मल पार्टनर है, वो इंस्पेक्ट प्लस कॉपी कर सकता है ऑल दी बुक्स ऑफ द फर्म। बात समझ में आ गई? यस सर, ये उसका राइट है, वो बिल्कुल कर सकता है। सो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट आइदर पर्सनली, खुद भी कर सकता है, या कहीं और बैठा है तो अपना एक एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को। खुद मुंबई बैठे थे, पार्टनरशिप कोलकाता में चल रही थी, तो वहां कोलकाता में एक सीए को अपना एजेंट बना लिया, जा मेरे ब्याह पे बुक्स चेक करके आ, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करके आ, ये लोग मेरे को सही प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या चल क्या रहा है जाके चेक करके आ। तो एजेंट के थ्रू भी करा सकता है। ठीक है, लेकिन इस राइट को एक्सरसाइज करना चाहिए इन अ बोनाफाइड वे, विथ करेक्ट स्पिरिट, विथ ट्रू स्पिरिट। मतलब है ना, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को धोखा देने के लिए नहीं, कोई हमारे यहाँ पर कोई एक गुप्त जानकारी पड़ी है उसको निकाल के और कहीं पर मिसयूज करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं एक्सेस दिया जा रहा है आपको सारी बुक्स का। ठीक है। फोर्थ राइट, राइट टू रेम्यूनरेशन। पढ़ भाई।
Right to remuneration. No partner is entitled to receive any remuneration in the addition to his share in the profits of the firm for taking part in the business of the firm. Whereas, where it is customary to pay remuneration to a partner for conducting the business of the firm, he can claim it even in the absence of the contract for the payment of the same. ठीक है। चौथा राइट, पहले तीन राइट्स क्या? राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, हर पार्टनर का अधिकार है। राइट टू बी कंसल्टेड, हाँ, हर इंपॉर्टेंट मैटर पे कंसल्ट करना उसका अधिकार है, किया जाना उसका अधिकार है। राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स, एंड फोर्थ इज राइट टू रेम्यूनरेशन। ठीक है, क्या बोलता है ये कि सर वैसे तो आप चार पार्टनर्स, दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलके धंधा चालू कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? कि सर बिजनेस विद द प्रॉफिट मोटिव। कितनी बार, या हजारों बार मैं ये लाइन बोल चुका हूं, बिजनेस के लिए विद द प्रॉफिट मोटिव, कि सर प्रॉफिट कमाने की। तो सर आपको क्या, क्यों धंधा चालू किया? सर प्रॉफिट कमाने के लिए ये धंधा चालू किया। ओके सर, इसलिए बेसिक बात ये है कि पार्टनर्स चूंकि प्रॉफिट मोटिव से, आफ्टर डूइंग बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए साथ में पार्टनरशिप बनाते हैं, इसलिए बेसिक बात ये है कि राइट टू रेम्यूनरेशन तो नहीं होता है, बेसिकली नहीं है। लेकिन लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है जहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा काम कर रहा है, कहता है भैया मेरे को सैलरी चाहिए, ठीक है, या फिर इसका मतलब है आपने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रेम्यूनरेशन का लिख दिया है तो मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया है तो मिलेगा, या फिर उस धंधे की कस्टमरी प्रैक्टिस है, उस धंधे की कस्टमरी प्रैक्टिस है। यानी अपने यहाँ पर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं ना, कि हाँ दीपावली पे हम सब लोग दिए जलाते हैं, दीपावली पे हम सब लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, ये हमारे कस्टमरी प्रैक्टिस है, पुराने जमाने से चला आ रहा है। तो यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस पार्टनरशिप में कस्टमरी प्रैक्टिस है कि वो लोग सैलरी उठाते हैं, पार्टनर सैलरी उठाते हैं, तो भी फिर सैलरी दी जाएगी। क्या ये समझ में आ गया? रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ओके सर। अब इस पे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आया है एग्जाम में बेटा? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब गायब क्यों हो गए रे, एक एक करके? हैं? राघव काबरा, आबरा का डाबरा, कहाँ चला गया? क्या यार जादुई वर्ड बोल? नहीं नहीं सर। तो यहीं रहा कर, देख पीछे इतने सुंदर श्री कृष्ण है बाल रूप में, उनके दर्शन होने दिया कर हमको, ठीक है? सुहान गोयल, यस सर, एक्सेंट। चलो आ जाओ। अब इस पे एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें राघव काबरा और सुहान गोयल, हालांकि ये अभी अभी तो एक्चुअल में तो माइनर्स हैं, पर मैं मान के चलता हूँ ये मेजर हो गए, काम धंधा करना चाहते हैं, तो दोनों ने मिलके, दोस्तों ने मिलके एक पार्टनरशिप बना ली, ठीक है। राघव काबरा और सुहान गोयल ने जो पार्टनरशिप बनाई, उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है। किस बात को लेके? कि ये लोग रेम्यूनरेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस बात को लेके। तो भी ये बेटे क्या करते थे, हर साल के अंत में ये भी रेम्यूनरेशन ले लिया करता था, ये भी रेम्यूनरेशन ले लिया करता था। तो इसका मतलब है कि सर ऐसा करते हुए इनको 3 4 5 साल हो गए, यानी कि इस पार्टनरशिप फर्म में क्या हो गई, एक कस्टमरी प्रैक्टिस हो गई। क्या कस्टमरी प्रैक्टिस हो गई? कि इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स सैलरी ड्रॉ करते हैं, भले ही इसके एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, हर महीने 20-20 हजार रुपए सैलरी उठा लेते हैं ये लोग, ठीक है सर। समय का पहिया घूमा, छठे साल इन लोगों ने सोचा कि चलो अपने साथ में एक पार्टनर की और जरूरत पड़ रही है, तो तीसरा नाम आया दर्शित अग्रवाल का। ये अंदर इनकमिंग पार्टनर जैसे हो गए। इनको जब इनकमिंग पार्टनर जैसे लिया गया, इनको कमिट नहीं किया गया हम आपको सैलरी देंगे, ठीक है, इनको कोई कमिटमेंट दर्शित अग्रवाल जी को नहीं किया गया कि इनको सैलरी मिलेगी। ना इनको पता था, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं था कि सैलरी मिलती है बाकी के पार्टनर्स को। तो जब इन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ा, उसमें भी सैलरी का कोई उल्लेख नहीं था, तो ये भी कहा ठीक है, मैं भी नहीं, मतलब मन में सोचा ठीक है मैं भी बिना सैलरी के कर लूंगा। ओके।
जब पहले इनको अंदर घुसे हुए 1 महीना हुआ, पहले महीने का अंत हुआ, इन्होंने देखा कि अरे ये 20,000 रुपये और ये 20,000 रुपये उठाए। इसने पूछा किस बात के उठाए भाई आपने? की सर, बोले हम लोग सैलरी ड्रॉ करते हैं। तो इसकी तो आंखें घूम गई। बोला अरे ये कैसे? बोला मेरे को भी सैलरी दो। दर्शित अग्रवाल अड़ गया, मेरे को भी सैलरी चाहिए। ये दोनों अड़ गए कि तेरे को अंदर सैलरी का कह के लिया ही नहीं था। ठीक है, जब तेरे को इनकमिंग कर रहे थे तो तेरे को सैलरी का कहा ही नहीं। इसने कहा कहा तो तुम्हारे लिए भी नहीं था, पर तुम भी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? हाँ सर तुम भी ले रहे हो। तो यानी कि इस फर्म की कस्टमरी प्रैक्टिस है सैलरी देना। हाँ सर, तो इसलिए मुझे भी मिलनी चाहिए। एंड में बात ये डिसाइड हुई कि चूंकि फर्म की कस्टमरी प्रैक्टिस थी, भले ही लिखा हुआ नहीं था, इसका भी हक बना 20,000 रुपए की सैलरी का, इसको भी मिलेगा। ये आंसर आया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर या तो एग्रीमेंट में लिखा हो या कस्टमरी प्रैक्टिस हो तो सैलरी मिलती है। बेसिकली सैलरी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए धंधा करके प्रॉफिट के लिए घुसे। पर यदि ये दो और तरीके हैं जिनसे सैलरी मिल सकती है, या तो एग्री कर लो या फिर कस्टमरी प्रैक्टिस हो। सेम लिंक पे रिज्वाइन करो।